हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शेखावत मेंशन। तक्षक और आरजू का कमरा। तक्षक ने आरजू को अपने ऊपर लिटा रखा था और जहां आरजू शर्माते हुए अपनी नजर झुकाए उसके ऊपर थी, वहीं तक्षक शरारती नजरों से उसे देख रहा था। तक्षक के हाथ आरजू की कमर पर अंदर की तरफ जाने लगे तो आरजू खुद में ही सिमटने लगी। वो तक्षक की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसने लगी। तक्षक कुछ बोलता उससे पहले ही दरवाजा नॉक हुआ। तक्षक के चेहरे पर फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन आ गए। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, बेबी डॉल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। आरजू की हंसी छूट गई। तक्षक उसकी हंसी देखने लगा। उसने बहुत कम आरजू को यूं हंसते हुए देखा था। उसकी गहरी नजर खुद पर पाकर आरजू बोली, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। तक्षक ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में कस लिया और बोला, तुम्हें भूख लगी है? आरजू ने अपना चेहरा ना में हिलाया। तक्षक बोला, तो दरवाजा किस लिए खोलना है? बेबी डॉल ने खाना भेजा होगा जो ना तुम्हें खाना है और ना मुझे। आरजू मुस्कुराते हुए बोली, आपको खाना क्यों नहीं खाना? आपने मुझे तो हॉस्पिटल में वेजिटेबल सूप पिलाया था, लेकिन खुद तो कुछ खाया ही नहीं। आपको भूख नहीं लगी? तक्षक शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, लगी है ना, बहुत भूख लगी है, लेकिन वो भूख खाने से नहीं बल्कि किसी और चीज से खत्म होगी। आरजू के गाल शर्म से लाल होने लगे। तक्षक की शरारती बातों को वो बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो उसके ऊपर से हटने लगी तो तक्षक ने उसे नहीं रोका। आरजू हटकर अभी बेड पर ही आई थी कि तक्षक तुरंत से उसके ऊपर झुक गया, जिससे अब आरजू उसके नीचे थी और वो उसके ऊपर। तक्षक उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत भूख लगी है मुझे। आरजू दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, जाइए जाकर खाना खा लीजिए। तक्षक उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, अगर खाना ही खाना होता तो कब का खा चुका होता स्नोफ्लेक। मुझे कुछ और खाना है। बोलते हुए उसने अपना हाथ आरजू की कमर पर रखा। आरजू उसके सीने पर अपने हाथ रखते हुए बोली, अच्छा तो बताइए क्या खाना है? तक्षक मुस्कुराया और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, थोड़ा सा प्यार। बोलते बोलते उसने अपनी नजरें हल्की सी नीचे की और फिर गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, थोड़ा सा और प्यार। और फिर उसकी नजर थोड़ी और नीचे हुई तो वो थोड़ा और मुस्कुरा कर बोला, बहुत सारा प्यार। उसकी वो डबल मीनिंग बातें सुनकर आरजू ने उसके सीने पर रखे हुए अपने हाथ से उसे धक्का दिया और तुरंत बेड से उठ गई। तक्षक उसे देखता ही रह गया। आरजू उसे चिढ़ाते हुए बोली, फिलहाल आपको जो खाना है उसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। जाइए जाकर अच्छे से खाना खा लीजिए। तक्षक जल्दी से बेड से उठा और उसके पास आया। आरजू भागते हुए दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन तक्षक ने उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया और बोला, आप बताओ कहाँ जाओगी? आरजू उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, छोड़िए ना मिस्टर ड्रीम, बाहर दरवाजे पर कोई और भी तो हो सकता है। तक्षक ने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया तो अपनी कोहनी जोड़े आरजू उसके सीने से लगकर खड़ी थी। तक्षक उसके चेहरे को देखकर बोला, अगर बाहर कोई हुआ भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी बाहों में खड़ी स्नोफ्लेक को प्यार करना है। बोलते हुए उसने आरजू को हल्का सा ऊपर हवा में लिफ्ट किया और वापस छोड़ा तो आरजू के पैर उसके पैरों पर आ गए। आरजू के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। तक्षक उसे यूं ही धीमे धीमे चलते हुए बेड पर लेकर आया और फिर उसे लेकर झुकने लगा। आरजू की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। तक्षक उसे देखते हुए बोला, अपनी आंखें खोलो स्नोफ्लेक। आरजू ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। तक्षक की आंखों में नमी देखकर वो एकदम से चौंक गई।
अभी तक तक्षक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, शरारती एक्सप्रेशन थे, उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत दिखाई दे रही थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक डर, एक गिल्टी फील और तकलीफ दिखाई दे रही थी। आरजू ने जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, आपकी आंखों में नमी। तक्षक ने अपना सिर झुका लिया। आरजू का दिल बैठने लगा। उसने तक्षक का चेहरा अपनी तरफ वापस उठाया और बोली, प्लीज अब दोबारा नहीं। भूल चुकी हूं मैं वो सब। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तक्षक ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम भूल सकती हो स्नोफ्लेक, लेकिन मैं नहीं। बहुत गलत ट्रीट किया ना मैंने तुम्हें। बहुत दिल दुखाया था तुम्हारा, और तुमने झट से मुझे माफ कर दिया। मेरी वजह से कितनी तकलीफ सहनी पड़ी तुम्हें। तुमने तो मुझे बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन मैं तुम्हें यकीन नहीं दिलवा पाया कि मेरी मोहब्बत भी तुम्हारी ही तरह है, जिसे किसी और चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोलते हुए उसके आंसू जब आरजू के चेहरे पर गिरे तो आरजू का दिल कांपने लगा। तक्षक उसके ऊपर से हटा और बेड से लगकर खड़ा हो गया। आरजू भी अपनी जगह से उठी और पीछे से आकर उसके पीठ से लग गई। उसके हाथ तक्षक के सीने पर थे। वो भी रोती हुई बोली, गलती तो मेरी है मिस्टर ड्रीम, जो मैं डर कर आपको छोड़कर चली गई। मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं ना मैं क्यों डर गई। लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। अगर मैं गई तो मैं मर जाऊंगी। वो बोल ही रही थी कि तक्षक जल्दी से उसकी तरफ घूमा और गुस्से से उसे देखने लगा। आरजू हल्का सा मुस्कुराई और उसने अपने कानों पर अपने हाथ लगा दिए। तक्षक वहां से जाने लगा। आरजू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसकी शर्ट को पकड़ते हुए उसे खुद पर झुकाया। जैसे ही तक्षक थोड़ा सा उस पर झुका वो झट से घूम गई और अगले ही पल उसने तक्षक को धक्का दे दिया। तक्षक सीधा बेड पर गिरा। वो चौंकते हुए आरजू को देख ही रहा था कि आरजू उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए उसके ऊपर आई। तक्षक ने अपने सीने पर रखे हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा चूमा। आरजू उसके होठों की तरफ देखते हुए उसके होठों पर झुकी और उसे किस करने लगी। अगले ही पल तक्षक ने भी उसकी कमर पर अपने हाथ रखते हुए उसे घुमाया और अपने नीचे कर लिया। दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी और दोनों ही लगातार एक दूसरे को चूम रहे थे। ना आरजू तक्षक को छोड़ रही थी और ना ही तक्षक आरजू को। दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे पर बहुत कंट्रोल किया हुआ था। पर अब वो दोनों ही वो कंट्रोल खोने लगे थे। दोनों लगातार यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे और जब दोनों ने एक दूसरे के होठों को छोड़ा तो एक दूसरे के लाल सुर्ख होंठ देखकर दोनों ने अपने अपने दांतों को होठों तले दबा लिया। तक्षक आरजू की गर्दन पर झुका तो आरजू ने भी उसके बालों में अपना हाथ चलाते हुए खुद को पूरी तरह से उसे सौंप दिया। तक्षक लगातार उसकी गर्दन और उसके कंधे को चूम रहा था और आरजू हल्की हल्की आहें भर रही थी। तक्षक अपना हाथ उसकी पीठ पर लेकर गया तो आरजू ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे रोका और उठकर बैठ गई। तक्षक हैरानी से उसे देख रहा था। आरजू ने ब्लैंकेट लिया और खुद के साथ साथ तक्षक को भी अच्छे से कवर कर लिया। अगले ही पल तक्षक ने उस ब्लैंकेट को उतार दिया और सेलेक्टिव नज़रों से आरजू को देखा तो आरजू ने अपना चेहरा घुमा लिया। तक्षक की वो तपिश भरी नज़रें खुद पर महसूस कर रही वो पिघल रही थी। कुछ ही पल में तक्षक और आरजू दोनों के कपड़े बेड पर नीचे बिखरे हुए थे और तक्षक आरजू पर झुका हुआ था। दोनों के हाथ आपस में जकड़े हुए थे और तक्षक लगातार आरजू को उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। तक्षक उसकी गर्दन पर किस करते हुए बेहद गहरी सांसें लेते हुए बोला, आई लव यू स्नोफ्लेक। आरजू भी उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए बोली, आई लव यू टू मिस्टर ड्रीम। बोलकर उसने तक्षक की तरफ देखा जो अब उसे ही देख रहा था। अगले ही पल वो बेड पर नीचे हुआ
और उसने आरजू को अपने ऊपर किया। आरजू शर्मा रही थी, लेकिन तक्षक आज उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था। उसकी वो आरजू को पागल करने वाली नज़रें आरजू को सच में पागल कर रही थी। हालांकि फार्म हाउस में मेहंदी वाली रात दोनों एक दूसरे के पूरी तरह से हो चुके थे, लेकिन तब और आज दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क था। दोनों ही न जाने कब तक यूं ही एक दूसरे में सिमटे रहे। दोपहर से रात हो चुकी थी और आरजू तक्षक की बाहों में थी। थकावट की वजह से अभी कुछ देर पहले ही आरजू सोई थी। तक्षक ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसने शर्ट और लोअर पहना हुआ था। वो एक नज़र आरजू को देखकर कमरे से बाहर आया। बाहर आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे घर पर कोई हो ही ना। लेकिन वो जानता था कि उसके रोमांटिक मॉम डैड कहाँ होंगे। वो नीचे आया। सारे सर्वेंट भी सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। उसे आरजू के लिए खाना लेना था, इसलिए उसने फ्रिज खोला, लेकिन फ्रिज खोलते ही उसे एक प्लेट पर एक स्लिप रखी हुई मिली। उसने उस स्लिप को खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, 4 बार मैंने तुम दोनों के लिए खाना भेजा, लेकिन तुम दोनों तो कहीं और ही डूबे हुए थे। अब जहां डूबे हुए थे वहीं डूबे रहो। उस स्लिप को पढ़ते हुए तक्षक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी बेबी डॉल ने उसका गेम उसके साथ ही खेल दिया था। उसने उस चिट को साइड रखा और उस चिट की जगह एक और चिट रख दी, जिस पर लिखा था, बहाना क्यों बना रही हैं? साफ साफ कहिए ना, आपको आपके जसन जी से फुर्सत ही नहीं मिली। उस चिट को रखकर उसने फ्रिज बंद किया और गैस काउंटर की तरफ आया। उसे जल्दी से आरजू के लिए कुछ बनाना था, क्योंकि आरजू ने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। अभी वो सोच ही रहा था कि उसके सीने पर आरजू के हाथ आ गए। उसने आरजू के हाथ पर अपना हाथ रखा और घूमकर आरजू की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए स्नोफ्लेक। आरजू उसके सीने से लगी हुई बोली, मुझे भूख नहीं लगी मिस्टर ड्रीम। तक्षक प्यार से बोला, लेकिन मुझे लगी है स्नोफ्लेक। उसकी बात सुनकर आरजू ने उसकी तरफ देखा और बोली, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बनाती हूँ। बोलते हुए वो उससे दूर हटने लगी, तो तक्षक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे नीचे झुकाकर अपने कंधे पर उठाया और किचन काउंटर पर बिठा दिया। आरजू ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तक्षक अब उसके लिए मैगी बना रहा था। दोनों मैगी खाकर वापस अपने रूम में आ गए और एक बार फिर से उनके प्यार का सिलसिला शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 1 बजे ठाकुर मैंशन। मन्नत और अर्जुन दोनों सोए हुए थे। मन्नत उठी और अर्जुन को उठाते हुए बोली, अर्जुन जी प्लीज उठिए ना। अर्जुन उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से उठा और फिक्र जताते हुए बोला, क्या हुआ जाना, दर्द हो रहा है? मन्नत ने अपना सिर ना में हिलाया। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तो नींद नहीं आ रही क्या? मन्नत ने फिर से अपना सिर ना में हिलाया। अर्जुन ने दोबारा पूछा, तो क्या हुआ जाना, बताओ मुझे। मन्नत बेचैन होते हुए बोली, मुझे चीज चिल्ली खानी है। अर्जुन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोला, चीज चिल्ली? प्लीज अर्जुन जी, जल्दी से चीज चिल्ली बनाकर लेकर आइए ना। अगर मुझे चीज चिल्ली नहीं मिली ना, तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाऊंगी। और मुझे नींद आई है, पर दोनों में से एक को चीज चिल्ली खानी है। प्लीज प्लीज जाइए ना। अर्जुन उसे समझाते हुए बोला, लेकिन जाना, तुमने चीज चिल्ली कभी खाई ही नहीं और तुम्हें तो पसंद भी नहीं है वो। तो मुझे पसंद है। अभी वो बोल ही रहा था कि मन्नत ने उसे घूर कर देखा और फिर वापस अपने पेट की तरफ देखते हुए बोली, देखा अपने पापा को, खुद चीज चिल्ली खाते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाएंगे। जब तुम बाहर आओगे ना, तो देखना हम दोनों चीज चिल्ली खाएंगे, लेकिन तुम्हारे पापा को नहीं खिलाएंगे। अर्जुन को हंसी आ रही थी। पिछले 3 महीने से लगातार वो मन्नत के मूड स्विंग्स देख रहा था।
और अब तो उसे आदत हो चुकी थी। वो जल्दी से उसे चुप करते हुए बोला, ठीक है जाना, अभी मैं तुम्हारे लिए चीज चिल्ली बनाकर लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर मन्नत ने अपना सर हाँ में हिलाया तो अर्जुन वहां से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन वापस आया तो मन्नत बेड पर सोई हुई थी। अर्जुन ने एक हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी और दूसरा हाथ अब उसने अपने सिर पर रख लिया था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि मन्नत सो चुकी है। अगर वो उसे उठाता और चीज चिल्ली खिलाता भी तो भी मन्नत चीज चिल्ली तो बिल्कुल नहीं खाने वाली थी, लेकिन हाँ एक अलग से डिमांड जरूर कर देती। इसलिए उसने ट्रे साइड टेबल पर रखी और बेड पर मन्नत के पास आकर सो गया। अभी उसे सोए कुछ ही देर हुई थी कि एक बार फिर से मन्नत उसे उठाने लगी। प्लीज अर्जुन जी उठिए ना। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया और बोला, यस मैम, ऑर्डर करिए। मन्नत ने मुंह बनाते हुए उसे देखा और बोली, चाहिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। बोलकर वो खुद बेड पर करवट लेकर लेट गई। अर्जुन चुपचाप उसे देखता रहा। 2-4 मिनट बाद ही उसे कन्फर्म हो गया कि मन्नत एक बार फिर से सो चुकी है। वो एक बार फिर से बेड पर लेटा, लेकिन इस बार तो सिर्फ 5 मिनट हुए थे कि मन्नत एक बार फिर से अर्जुन को उठाते हुए बोली, प्लीज प्लीज अर्जुन जी उठिए ना। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया, लेकिन इस बार उसने कुछ कहा नहीं। मन्नत बड़ी ही मायूसी से बोली, प्लीज आइसक्रीम खिला दीजिए। आइसक्रीम तो हम दोनों को ही पसंद है, तो शायद दोनों को ही खानी है। अर्जुन को उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे ही मन्नत की घूरती हुई नजरें उस पर आई, अर्जुन ने अपनी हंसी रोक ली और अपना सर हाँ में हिलाते हुए बेड से उठा। अर्जुन जब तक आइसक्रीम लेकर कमरे में आया, तब तक मन्नत एक बार फिर से सो चुकी थी। अर्जुन ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, अभी से ये हाल है तो न जाने कुछ दिनों बाद क्या होगा। 3-3 बच्चों को कैसे संभाल लूंगा मैं, वाट लगने वाली है मेरी। अभी वो बोल ही रहा था कि मन्नत ने अपनी आंखें खोली और अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। इस वक्त वो बहुत ज्यादा नींद में लग रही थी। अर्जुन को अपने सामने देखकर वो चौंकते हुए बोली, इतनी रात को आप वहां क्या कर रहे हैं? अर्जुन जी सो जाइए ना, सुबह आपको ऑफिस जाना होगा। अर्जुन जल्दी से उसके पास आया और बोला, पक्का सो जाऊं ना? मन्नत अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ अर्जुन जी, सोने के लिए ही बोल रही हूँ। सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? बोलते हुए वो खुद वापस बेड पर लेट गई। अर्जुन उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, लगता है बेबीज को कल से ज्यादा बादाम खिलाने पड़ेंगे। मन्नत बेड पर अपना हाथ रखकर अर्जुन को ढूंढते हुए बोली, सो जाइए ना अर्जुन जी, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही। बेबी को आपको हक करके सोना है। बोलते हुए वो अर्जुन से लिपट कर सो गई। अर्जुन ने भी उसे अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया। वो समझ सकता था कि मन्नत अगर उसे परेशान कर रही है तो वो खुद भी कितनी परेशान होती होगी, फिजिकल और मेंटली दोनों ही। इस वक्त मन्नत काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी और साथ ही साथ अर्जुन को भी करवा रही थी। अर्जुन ने बड़े ही प्यार से उसका माथा चूमा और फिर नीचे की तरफ जाकर उसके पेट को भी चूम लिया। वो वापस मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, गुड नाइट जाना एंड माय बेबीज। बोलकर उसने साइड लैम्प बंद कर दिया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। सुबह का वक्त शेखावत मेंशन। जशन और अति अपने कमरे में झगड़ रहे थे। हालांकि उनका झगड़ा सीरियस वाला नहीं बल्कि जिद वाला था। अति जशन को मना रही थी और जशन बैग पैक कर रहा था। अति उसके सामने आई और बोली, आप समझते क्यों नहीं? अभी अभी एंजल घर आई है और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ दुबई चलूं? और आप ये बताइए, आप कैसे बाप हैं? अपनी औलाद को हनीमून पर भेजने की बजाय आप खुद अपने हनीमून की तैयारी कर बैठे हैं, और वो भी अपनी बीवी से पूछे बिना। उसकी बात सुनकर जशन ने हैरानी से अति की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी इजाजत की जरूरत किसे है?
अति मुंह बनाते हुए बोली। मतलब मेरी इजाज़त की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी वो बोल ही रही थी कि जसन ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो बेबी डॉल, जैसे आज तक न जाने कितनी बार मैंने तुमसे तुम्हारी परमिशन मांगी है। भूल गई हो? अब से कुछ साल पहले तक तुम्हारे ही फॉरेन प्लान बनते थे। मुझे तो इस रूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम साथ होनी चाहिए हो। अति उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर थोड़ा शर्माते हुए बोली, तब तक्षक और तारा दोनों ही छोटे थे, लेकिन अब वो हम दोनों के बारे में क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हमारे मॉम डैड बहुत रोमांटिक हैं। दरवाजे से आवाज आई तो अति ने दरवाजे की तरफ देखा। सामने तारा खड़ी थी। तारा मुस्कुराती हुई अंदर आई और जसन की तरफ देखते हुए बोली, वैसे डैड मानना पड़ेगा आपको, बेबी डॉल को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते आप। बोलते हुए वो जाकर अति के गले लग गई। जसन ने अपनी बाहें खोली तो अति को छोड़कर वो झट से उसके गले जाकर लग गई और अति की तरफ देखते हुए बोली, बेबी डॉल मुझे लगता है आप ही डैड को ज़्यादा परेशान करती हैं। डैड तो बहुत क्यूट है। बोलते हुए उसने जसन के गाल को अपनी उंगलियों में कसकर जोर से पकड़कर खींचा। अति की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, 1 मिनट में बदल गई? तारा स्टाइल से बोली, आपकी टीम तो टेम्परेरी है, मेरी और डैड की टीम तो परमानेंट है, क्यों डैड? जसन हल्का सा मुस्कुराया और तारा के सर को चूम कर बोला, निर्भय कहाँ है? तारा ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, और वो कहाँ होंगे? शादी के बाद जब लड़की अपने पति के घर आती है तो उनके पति हॉल में बैठते हैं, गार्डन में बैठते हैं, लेकिन मेरे वाला आपको स्टडी रूम में मिलता है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया आखिर आप लोग स्टडी रूम में करते क्या हैं? जशन मुस्कुराकर बोला, वही सब बातें जो तुम अपनी मॉम के साथ किसी डिजाइनर हाउस में करती हो। बोलते हुए जशन हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। तारा जशन की तरफ देखते हुए बोली, वैसे मेरे डैड हैं मस्त पीस मॉम, आप बहुत लकी हैं बेबी डॉल। अति चिढ़कर बोली, तो फिर रखो अपने डैड को अपने पास। बोलते हुए वो वहां से जाने लगी। तारा जल्दी से उसके पीछे पीछे भागी और उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, अच्छा ये बताओ दुबई में क्या पहनोगी बेबी डॉल? मस्त सा वन पीस लेने चले जिसमें आपको देखते ही डैड फ्लैट हो जाए। अति ने उसकी बाहें अपनी गर्दन से हटाई और बोली, बाप तो बाप, औलाद भी कम नहीं है। तारा शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, कहीं ऐसा तो नहीं आपको कुछ और लेना है और मैंने कुछ और सजेस्ट कर दिया? आप चाहे तो कुछ और भी ले सकती हैं। आई मीन, बोलते बोलते उसकी वो शरारती मुस्कुराहट जब लंबी हुई तो अति ने ना में अपना सर हिलाया और इम्पॉसिबल बोलकर तुरंत वहां से चली गई। तारा हंसने लगी और फिर कुछ सोचते हुए बोली, बेबी डॉल को तो परेशान कर लिया, अब एंजल की बारी। बोलते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत तक्षक के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं तक्षक और आरजू अपने कमरे में बेड पर थे और दोनों ही अपनी मॉर्निंग को खास बना रहे थे। तक्षक आरजू पर झुका हुआ था और उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। दोनों को इस वक्त एक ब्लैंकेट ने ढक रखा था, लेकिन उनके गोरे कंधे और तक्षक की पीठ साफ दिखाई दे रही थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ और आरजू ने हैरानी से तक्षक की तरफ देखा। तक्षक बेफिक्री से बोला, बेबी डॉल ने किसी के हाथ चाय भिजवाई होगी, लेकिन अभी उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही बाहर से तारा दरवाजा जोर जोर से नॉक करते हुए बोली, भाई दरवाजा खोलो ना, एंजल दरवाजा खोलो ना। तारा की आवाज सुनकर तक्षक के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं आरजू भी तुरंत तक्षक को धक्का देते हुए नीचे से हटी और बेड से खड़ी हो गई। उसे यूं देखकर तक्षक ने उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, मुझे और पागल मत करो। आरजू परेशान हुए बोली, आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर ड्रीम? बाहर तारा खड़ी है और आपको पागलपन की पड़ी है। तक्षक अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला,
तो तुम अगर मेरे सामने ऐसे खड़ी रहोगी तो और मुझे क्या होगा? आरजू ने उसके सीने पर अपना हाथ मारा और बोली, जाकर दरवाजा खोलिए। तक्षक अपने और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे दरवाजा खोलूं? आरजू ने जल्दी से अपने सिर पर अपना हाथ मारा और बोली, रुकिए रुकिए, पहले मुझे वॉशरूम में जाने दीजिए। बोलकर उसने तक्षक से ब्लैंकेट खींचा और पूरे ब्लैंकेट को अपने ऊपर लपेटे हुए वॉशरूम की तरफ भाग गई। तक्षक उसे जाते देखता रह गया। उसने जल्दी से अपने कपड़ों को लिया और एकदम नॉर्मल होते हुए जाकर दरवाजा खोला। एक पल के लिए भी तारा ने दरवाजा नॉक करना बंद नहीं किया था। जैसे ही तक्षक ने दरवाजा खोला, तारा तुरंत अंदर आ गई और पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाते हुए बोली, एंजल कहाँ है? तक्षक अपनी तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, पहले ये बताओ तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? तारा ने मुंह बनाया और बोली, ओह गॉड, मेरा भाई तो अभी से पराया हो गया। उसकी बात सुनते हुए तक्षक बेड पर आया और वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोला, पराए भाई की अपनी बीबी वॉशरूम में है। तुम ये बताओ एमपी पर जाती तुम ये बताओ एमपी पर जाती जाती तुम बेबी डॉल पर कब चली गई? तारा मुंह बनाकर बोली, मतलब क्या है आपका? तक्षक बोला, वही जिस इरादे से तुम इस कमरे में आई हो। तारा ने अपने दांत दिखाए और बेड पर बैठते हुए बोली, जब जब सारी बात समझ आ ही गई है तो फिर मैं इत्मीनान से एंजल से मिलकर जाऊंगी। तक्षक ने आंखें बड़ी कर उसे देखा और बोला, अभी वो तुमसे नहीं मिल सकती। तारा शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, क्यों, वॉशरूम में नहा रही है? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। तक्षक एटीट्यूड से बोला, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जाओ जाकर अपने डैडी को परेशान करो। तारा अंगड़ाई लेते हुए बोली, वो तो मैं कर लूंगी, पहले आप दोनों को तो परेशान कर लूं। बोलते हुए उसने अपनी नजरें वॉशरूम पर टिका दी। वॉशरूम के अंदर आरजू इधर उधर टहल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। ना ही वो बाहर जा सकती थी और ना ही अंदर रह सकती थी। वो अपने कपड़े नहीं लेकर आई थी और ब्लैंकेट या बाथरोब में तो वो बाहर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। तक्षक बार बार अपनी सर्द सी नजरें तारा पर डालता और तारा मुंह बिचकाते हुए उसे देखती और फिर वापस वॉशरूम की तरफ देखने लगती। तक्षक अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, मैंने सुना है रेड कलेक्शन की ड्रेस बहुत अच्छी है, कहो तो दो चार ले दूं? तारा एटीट्यूड से बोली, डैडी बहुत सारी लेकर दे चुके हैं। तक्षक बुरी तरह से चिढ़ गया, लेकिन फिर खुद को शांत रखते हुए बोला, सुना है हयात ज्वेलर्स ने काफी एक्सक्लूसिव डायमंड डिजाइन लॉन्च किए गए हैं। तारा फिर से बोली, कल ही डैडी ने लेकर दिया है। बोलते हुए उसने गले में पहने हुए चोकर की तरफ इशारा किया तो और तक्षक और भी ज्यादा चिढ़ गया। वहीं उसकी हालत पर तारा को हंसी आ रही थी। तक्षक ने अब सीधा सीधा सवाल किया, अच्छा तो बताओ यहाँ से जाने का क्या लोगी? तारा उसका सवाल सुनकर बोली, जो मांगोगी वो दोगे? तारा का लाइन पर आते देख तक्षक तुरंत से बोला, प्रॉमिस। तारा मुस्कुराई और अपनी जगह से खड़ी होकर उसके पास आई। तक्षक सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। तारा उसके पास बैठकर उसके सीने से लग गई और बोली, भाई एंजल को हमेशा खुश रखना, बहुत प्यार करती है वो आपसे और मैं जानती हूँ आप भी बहुत करते हो, लेकिन अपना गुस्सा हमेशा कंट्रोल में रखना। एंजल बहुत मासूम है, उसे हर्ट मत करना। बोलते हुए तारा की आंखें नम हो गई थी। वहीं तक्षक ने भी उसके पीठ पर अपना हाथ रख दिया था। उसने तारा को खुद से अलग किया और बोला, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। तारा सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, क्या? तक्षक बेहद गंभीर होकर बोला, अपने डैडी को इस टॉर्चर से बख्श देना। बोलकर वो जल्दी से उठा और वहां से दरवाजे की तरफ भागा। तारा भी उसके पीछे पीछे भागी और जाते जाते रूम का दरवाजा बंद कर गई।
दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर आरजू धीमे धीमे कदमों से वॉशरूम के दरवाजे के पास आई और रूम खाली देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। करीबन 15 दिन बाद मन्नत बेड पर थी और दर्द से करहा रही थी। आज अर्जुन घर पर नहीं था। वो अभी कुछ देर पहले एक ज़रूरी काम से घर से बाहर निकला था। मन्नत ने अर्जुन को 2-3 बार फ़ोन कर लिया था, लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत इंडस्ट्रीज़ तक्षक अपने कैबिन में बैठा था। तभी टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो उसकी स्नोफ्लेक का फ़ोन था। उसने तुरंत से कॉल रिसीव किया। सामने से आरजू की आवाज़ आई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तक्षक हैरानी से बोला, क्या अच्छा नहीं लग रहा है स्नोफ्लेक? आरजू मुंह बनाते हुए बोली, वही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ तो है जो अच्छा नहीं लग रहा। तक्षक उसकी बात पर हंसने लगा और बोला, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं स्नोफ्लेक तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा, तब तक मैं तुम्हें कैसे अच्छा फील करा पाऊंगा। आरजू चिढ़कर बोली, आपको मेरी बात पर हंसी आ रही है? आपको पता है मुझे कितनी बेचैनी सी हो रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। तक्षक अपनी जगह से उठा और कैबिन से बाहर निकलते हुए बोला, मन नहीं लग रहा क्या? मुझे मिस कर रही हो? आरजू मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं पता। तक्षक मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा स्नोफ्लेक? आरजू चिढ़कर बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। तक्षक नीचे पार्किंग में आकर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो अब इसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। जब पता लगे तो बता देना, बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अर्जुन ने हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखा और बोली, आपने मेरा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया मिस्टर ड्रीम? मेरा? बोलते हुए उसने खुद की तरफ इशारा किया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करते हुए बोली, ठीक है, अब मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। लेकिन फिर अचानक ही वो रुकी और उसके दिमाग में मन्नत का ख्याल आने लगा। उसने मन्नत को कॉल लगाया। मन्नत ने कॉल रिसीव किया और जैसे ही उसकी दर्द से करहाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, आरजू की आंखें बड़ी हो गई। वो घबराते हुए बोली, दीदी टेंशन मत लेना, मैं अभी आ रही हूँ। बोलते हुए वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकली और नीचे पार्किंग एरिया में आई। उसने ड्राइवर को गाड़ी ठाकुर मैंशन लेकर जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने भी गाड़ी तुरंत स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद ठाकुर मैंशन। आरजू घबराती हुई मन्नत के कमरे में आई। सामने मन्नत अभी भी बेड पर लेटी हुई दर्द से करहा रही थी। उसे देखकर आरजू की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से आकर मन्नत को संभाला और सर्वेंट को बुलाया। मन्नत में इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर बाहर की तरफ जाए और किसी सर्वेंट को बुलाए। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन हॉस्पिटल में था। अभी कुछ देर पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी। एक्सीडेंट के वक्त ही उसका फ़ोन भी टूट गया था, जिसकी वजह से उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद अर्जुन बाहर आया और गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गया। ठाकुर मैंशन। आरजू किसी तरह मन्नत को लेकर बाहर पार्किंग एरिया में आई और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर की गाड़ी सिटी हॉस्पिटल लेकर चलने के लिए कहा। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। आरजू मन्नत को हॉस्पिटल ले आई थी और उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर जब खुद आईसीयू में जाने लगे तो आरजू उनके सामने आई और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ डॉक्टर, मेरी दीदी को कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही उनके बेबीज़ को। प्लीज़ उनका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर ने आरजू के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, डोंट वरी मिसेस शेखावत, पेशेंट को और उनके बेबीज़ को कुछ नहीं होगा। आप उन्हें वक्त पर अस्पताल ले आई हैं, इसलिए सब कुछ कंट्रोल में है। आप पैनिक मत होइए। बोलकर डॉक्टर वहां से आईसीयू के अंदर चली गई। आरजू को अभी भी बहुत टेंशन हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन। अर्जुन की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगा, गार्ड उसके सामने आया
और उसे सारी बात बताई। गार्ड की बात सुनकर अर्जुन ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और उसके कदम लड़खड़ा गए। वो खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोला, ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी जाना दर्द में। बोलते हुए वो भी पैनिक हो रहा था। वो जल्दी से वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन। तक्षक के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में एक आइसक्रीम बॉक्स था। वो किचन में गया और आइसक्रीम को प्लेट में सर्व करके ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही सर्वेंट उसे रोकते हुए बोली, आरजू मेम साहब तो घर पर नहीं है। वो बड़ी जल्दी में कहीं पर चली गई। आरजू के बारे में जाने का सुनकर तक्षक के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो परेशान होते हुए बोला, लेकिन कहाँ गई? कुछ बताया क्या? बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल लिया था और आरजू को फ़ोन करना शुरू कर दिया। सर्वेंट ने अपना चेहरा ना में हिलाया और वहाँ से चली गई। जसन और अति भी घर पर नहीं थे। वो दोनों दुबई गए हुए थे और तारा और निर्भय भी हनीमून के लिए बाली गए हुए थे। तक्षक का दिल जोरों से धक धक करने लगा। कहीं आरजू किसी प्रॉब्लम में ना हो, ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो लगातार आरजू को कॉल कर रहा था, लेकिन आरजू कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। तभी सामने से तक्षक के फोन पर किसी का फोन आया। अर्जुन की बात सुनकर उसकी सांस में सांस आई, लेकिन अभी भी उसकी परेशानी दूर नहीं हुई थी, क्योंकि भले ही तक्षक और जसन ने आरजू को थोड़ा स्ट्रांग बना दिया था, लेकिन वो अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि ऐसी सिचुएशन हैंडल कर सके। तक्षक तुरंत से हॉस्पिटल के लिए निकला। सिटी हॉस्पिटल। अर्जुन तेज कदमों से अंदर आया। रिसेप्शन पर मन्नत के बारे में पूछने पर रिसेप्शनिस्ट ने उसे मन्नत के आईसीयू रूम में होने का बताया। वो तुरंत आईसीयू रूम की तरफ गया। जैसे ही आरजू ने अर्जुन को सामने से आते हुए देखा, वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और अर्जुन के पास आकर उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का मारते हुए बोली, क्यों छोड़कर गए आप मेरी दीदी को अकेला? आपको पता है मेरी दीदी को कितना दर्द हो रहा था? क्यों आपने उन्हें अकेला छोड़ा? बोलते हुए आरजू लगातार रोए जा रही थी। अर्जुन ने उसके हाथों को पकड़ा और बोला, प्लीज आरजू, पहले ये बताओ मन्नत कैसी है? आरजू गुस्से से बोली, आपको क्या ही फिक्र है मेरी दीदी की? आप उन्हें जिस हालत में छोड़कर चले गए, आपको पता भी है दीदी को कितना दर्द हो रहा था? अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोला, प्लीज एक बार बता दो मेरी जाना कैसी है? आरजू रोते हुए बोली, पता नहीं डॉक्टर उन्हें अंदर लेकर गए हैं, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? बोलते हुए वो अर्जुन के सीने से लग गई थी। अर्जुन ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, कुछ कुछ नहीं होगा तुम्हारी दीदी को, और मेरी जाना को वो बहुत स्ट्रांग है ना? उसके सवाल पर अर्जुन ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन फिर वो एक झटके से अर्जुन से अलग हुई और बोली, आने दो एक बार बेबीज को, देखना दीदी को अपने साथ ले जाऊंगी और बेबीज को भी, फिर आप घूमते रहना जहां भी जाना है। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र तक्षक पर गई, जो तेजी से चलता हुआ उसके पास आ रहा था। वो तुरंत तक्षक के सीने से लग गई और बोली, अर्जुन भाई बहुत बुरे हैं, दीदी को छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए, दीदी को दर्द हो रहा था। उसकी बातें सुनते हुए तक्षक की नज़रें अर्जुन पर थी, जो खुद परेशान लग रहा था। तक्षक ने अपना सर हाँ में हिलाया और आरजू को संभालने लगा। अर्जुन आईसीयू की तरफ बढ़ गया और ग्लास विंडो से अंदर की तरफ देखने लगा, लेकिन अंदर कर्टन लगे हुए थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्राची ठाकुर आलिशा के सामने बैठी थी। वो टेबल पर अपना हाथ जोर से मारते हुए बोली, कितनी बार मैंने उस मन्नत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर ली, उसके बच्चों को मारने की कोशिश कर ली, लेकिन ना जाने ऐसा कौन सा जादू है जो उसे हमेशा मुझसे बचा लेता है। उसकी बात सुनकर अलीशा सरकास्टिक वे में बोली, अगर तुमने ढंग से अपना काम किया होता तो वो खुद क्या, यमराज भी उसकी मौत को नहीं टाल सकता था। प्राची चीखते हुए बोली, अच्छा तो तुम ही बता दो अब क्या करना है। उसके बाद सुनते हुए अलीशा के चेहरे पर एविल एक्सप्रेशन आ गए। वो अपनी जगह से उठी और बोली,
बहुत प्यार है ना अर्जुन को अपनी जाना और अपने बच्चों से, तो क्यों ना उसके प्यार को खत्म कर दिया जाए। ना रहेंगे उसके बच्चे और ना रहेगी जाना, तो टूटे हुए अर्जुन को मैं अच्छे से संभाल लूंगी। बोलते हुए उसके चेहरे के शातिर एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। आईसीयू के बाहर अर्जुन, तक्षक और आरजू बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। आरजू बार बार तक्षक से आकर सवाल कर रही थी कि उसकी मन्नत दीदी को कौन से बच्चे होंगे, बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल, या फिर एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। तक्षक बार बार उसके सवाल को टाल रहा था, लेकिन जब इस बार आरजू उसके पास आई तो तक्षक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, बस कुछ देर का इंतजार और स्नोफ्लेक, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी मन्नत दीदी के पास कौन से बच्चे आए हैं। आरजू मुंह बनाते हुए बोली, इंतजार ही तो नहीं हो रहा मुझसे, पता नहीं डॉक्टर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। बोलते हुए उसके चेहरे पर झल्लाहट दिखाई दे रही थी। तक्षक मुस्कुराया और आरजू को इशारा किया तो आरजू उसके सीने से लग गई। जब से आरजू और तक्षक के बीच सब कुछ ठीक हुआ था, तब से ही जैसे आरजू की मासूमियत भी वापस लौट आई थी। अपनी इतनी कम उम्र में ही आरजू ने जितना कुछ देख लिया था, उसके बाद उसकी मासूमियत लगभग से खो चुकी थी। लेकिन अब तक्षक के साथ रहते हुए वो वापस एक 20-21 साल की मासूम सी लड़की थी, जो हर एक छोटी छोटी बात पर कभी तो बहुत खुश हो जाया करती और कभी बहुत ज़्यादा पैनिक। लेकिन हाँ, जब वो तक्षक को किसी प्रॉब्लम में या तकलीफ में देखती तो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाती थी। अति के ना होते हुए उसने शेखावत मेंशन भी बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा था। तक्षक आरजू को संभाल ही रहा था कि तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर के बाहर आते ही अर्जुन तुरंत उनकी तरफ भागा और सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की हल्की परेशानी दिखाई दे रही थी, तो अर्जुन और आरजू दोनों का ही दिल बैठा जा रहा था। आरजू भी तुरंत डॉक्टर के पास आई और आंखों में नमी लेकर बोली, मेरी दीदी तो ठीक है ना? डॉक्टर प्लीज़ आप उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। अर्जुन भी बेहद तड़प कर बोला, प्लीज़ डॉक्टर बताइए ना, मेरी जाना ठीक है ना? और मेरे बेबीज़ भी ठीक है ना? उन दोनों को ये रिएक्शन देखकर डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बेबी बॉय हुआ है और एक बेबी गर्ल, और दोनों बेहद खूबसूरत भी हैं और हेल्दी भी। अर्जुन ने एक राहत की सांस ली और साथ ही साथ तक्षक ने भी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर बेचैनी अभी भी दिखाई दे रही थी। वो एक बार फिर से बोला, लेकिन मेरी जाना। डॉक्टर एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, आपकी जाना भी बिल्कुल ठीक है मिस्टर ठाकुर, बहुत स्ट्रांग है वो। आपके दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं और वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। मानना पड़ेगा, पूरी प्रेगनेंसी में आपने अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अर्जुन के चेहरे पर जितनी भी बेचैनी थी सारी दूर हो चुकी थी। वो बस अब जल्द से जल्द अपनी जाना के पास जाना चाहता था। डॉक्टर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, आप बस थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, नर्स अपना काम खत्म कर ले, उसके बाद आप अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। अर्जुन ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी और उसका बार बार उंगलियों का आपस में उलझाना साफ बता रहा था कि वो कितना बेचैन हो रहा है। डॉक्टर वहाँ से चली गई और उसके जाने के बाद आरजू तुरंत से अर्जुन के पास आई और बोली, मुझे भी दीदी से मिलना है, मैं भी आपके साथ ही अंदर जाऊंगी। तक्षक ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम चली जाना, लेकिन पहले अभी अर्जुन को जाने दो। आरजू ने गुस्से से उसे देखा और बोली, क्यों अर्जुन भाई पहले क्यों जाएंगे? क्या मैं बच्चों से नहीं मिलूंगी? बच्चे मेरे नहीं हैं। तक्षक हंसा और बोला, तुम्हें मिलने से मना नहीं किया, लेकिन। बोलते हुए वो आरजू को समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस वक्त अर्जुन का अकेले अंदर जाना ही सही होगा, क्योंकि दोनों को थोड़ा वक्त बिताने को मिलेगा। लेकिन उसी वक्त नर्स बाहर आई और अर्जुन ने आरजू का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अपनी दीदी के पास।
बोलते हुए उसने आरजू को साथ लेकर जाना भी शुरू कर दिया तो तक्षक हैरानी से उन दोनों की तरफ देखता रह गया। आरजू ने तक्षक को देखते हुए मुंह चढ़ाया और तुरंत से अंदर चली गई। मन्नत आंखें बंद किए हुए बेड पर लेटी हुई थी। जैसे ही उसे कदमों की आहट हुई उसने अपनी आंखें और भी ज्यादा कसकर बंद कर ली। इस वक्त उसे जो महसूस हो रहा था वो दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग थी और वो अर्जुन के सामने अपनी आंखें खोलना चाहती थी ताकि अर्जुन उसकी आंखों में वो सारे एहसास देख सके। आरजू मन्नत के पास जाने की बजाय सीधा बच्चों के पास गई और दोनों बेबीज को झूले में देखते हुए अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया। वो थोड़ा जोर से बोली, कितने खूबसूरत है ना, बिल्कुल मन्नत दीदी के जैसे। तक्षक ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। आरजू की आंखों में जो खुशी थी ऐसी खुशी तक्षक को बहुत कम देखने को मिलती थी। वहीं मन्नत के हाथ पर अर्जुन ने अपना हाथ रखा और बेहद कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। जिस वक्त उसकी जाना को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो अपनी जाना के पास नहीं था। उसके हाथ को महसूस कर मन्नत ने अपनी आंखें खोली। अर्जुन की लाल आंखों को देखकर उसकी आंखों में भी नमी आ गई। अर्जुन उसके चेहरे पर झुका और बोला, माफ कर दो जाना, बहुत बड़ी गलती हो गई ना। तभी मन्नत का ध्यान अर्जुन के सिर पर गया। अर्जुन के सिर पर बैंडेज अभी भी लगी हुई थी। बैंडेज को देखकर ही मन्नत समझ चुकी थी कि अर्जुन ने फोन क्यों नहीं उठाया होगा। उसने अपना कांपता हुआ हाथ अर्जुन के सिर पर रखा और बोली, ये तो गलत बात है ना अर्जुन जी, अभी तो बच्चे दुनिया में आए भी नहीं और आप ऐसे बहाने बनाने लगे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं संभालूंगी इन दोनों को, आप ही संभालिएगा और मुझे भी। बोलते हुए उसका चेहरा बेहद क्यूट लग रहा था। अर्जुन ने उसके चेहरे को अच्छी तरह से अपने हाथों में थामा और बेहद प्यार से बोला, संभाल लूंगा जाना, तुम्हें भी और इन दोनों को भी, बस तुम मुझे संभाल लेना। बोलकर वो उसके होठों की तरफ आया। मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली और अर्जुन ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वापस मन्नत ने अपनी आंखें खोली। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच जाना, मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए। मन्नत भी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया तो मुझे आपको कहना है अर्जुन जी, मुझे जिंदगी देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा। बोलते हुए उसने पालने में सो रहे बच्चों की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी बेहिसाब नमी तैर रही थी। अर्जुन ने एक बार फिर से उसकी आंखों पर अपने होठ रखे और बोला, मुझे इन आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं चाहिए जाना, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरी जाना के होठों पर सिर्फ मुस्कुराहट चाहिए। उसकी बात सुनकर मन्नत मुस्कुराने लगी। तभी आरजू वहां पर आई और बोली, दीदी देखो मेरे पांडा कितने क्यूट हैं। बोलते हुए उसने अपने हाथ में उठाए हुए बच्चों को बेड पर लिटा दिया और फिर दूसरे बच्चे को भी तुरंत झूले से लेकर आई और मन्नत के पास सुला दिया। मन्नत मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तक्षक व्यंग्य से बोला, क्यूट वाला तो पता नहीं, लेकिन ये रोने वाला तुम पर हो सकता है। बोलते हुए तक्षक आरजू के कंधे पर अपने हाथ रखकर उसके पीछे ही खड़ा था। आरजू ने अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, मैं आपको रोतड़ू दिखाई देती हूँ। तक्षक हंसा और बोला, बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले कैसे रो रही थी तुम, भूल गई? रुको मैं तुम्हें याद करवाता हूँ। बोलते हुए तक्षक ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और आरजू को कुछ पिक्चर्स दिखाई तो उसमें सच में रोती हुई आरजू थी, जो कभी तो रोते हुए आईसीयू की तरफ देख रही थी और कभी रोते हुए अर्जुन से बात कर रही थी तो कभी डॉक्टर से। वो सब देखकर आरजू की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, जाइए, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। कहते हुए वो तक्षक की तरफ देख रही थी और तुरंत वहां से बाहर की तरफ चली गई। तक्षक ने अर्जुन की तरफ देखा और उसे इशारा किया। वो कहना चाहता था कि वो आरजू को लेकर वहां से कुछ देर के लिए जा रहा है ताकि अर्जुन और मन्नत अकेले में कुछ वक्त बिता सके।
अर्जुन ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और तक्षक वहां से चला गया। आरजू बाहर आकर चेयर पर बैठ गई थी। जैसे ही उसने तक्षक को अपने करीब आते हुए देखा, वो अपनी चेयर से उठी और अस्पताल से बाहर की तरफ जाने लगी। तक्षक जल्दी जल्दी से उसके पीछे आया और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया। दोनों इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े थे, जहां पर फिलहाल किसी का आना जाना नहीं था। आरजू तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर ड्रीम। आप ऐसे कैसे मेरी ऐसी फोटोज ले सकते हैं और मुझे रोतड़ू बुला सकते हैं? मैं रोतड़ू बिल्कुल नहीं हूं। तक्षक हंसा और बोला, अच्छा तो पहले मुझे यह बताओ कि जब मैं ऑफिस में था तो मुझे रोते रोते किसने फोन किया था? आरजू मुंह बनाते हुए बोली, वो तो मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे आपकी याद आ रही थी। तक्षक बड़ी ही शरारती नजरों से देखते हुए बोला, अच्छा सच में मेरी याद आ रही थी? ये बताओ कितनी याद आ रही थी? आरजू कुछ सोचते हुए अपने हाथों को फैलाकर बोली, एक्स्ट्रा लार्ज साइज। बोलते हुए उसने अपने हाथों को जितना वो फैला सकती थी फैला लिया था। तक्षक हंसा और उस पर झुक कर बोला, अच्छा तो क्या मैं भी तुम्हें एक्स्ट्रा लार्ज प्यार कर सकता हूँ? बोलते हुए जब उसकी गर्म सांसें आरजू की गर्दन को छूने लगी तो उसकी सांसें गहरी होने लगी। उसने तक्षक के सीने पर अपने हाथ रखे और बोली, हमारे ऐसे क्यूट क्यूट बेबीज कब होंगे मिस्टर ड्रीम? उसकी बात सुनकर तक्षक ने हैरानी से उसे देखा। उसके एक्सप्रेशन देखकर आरजू की अपनी जवाब के लिए बेसब्री से और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तक्षक ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अभी नहीं स्नोफ्लेक, अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन हाँ 2-3 साल बाद पक्का। आरजू ने मुंह बनाया और उसके सीने पर अपने हाथ मारते हुए बोली, जाइए मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, अब मेरे पास भी अब 2-3 साल बाद ही आइएगा। बोलते हुए वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ चली गई। तक्षक जल्दी से उसके पीछे पीछे बाहर निकला। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के पिछले वाले दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, जिसके सामने वो नर्स खड़ी थी जिसने डॉक्टर के साथ मन्नत की डिलीवरी करवाई थी। उस औरत ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ नोटों का बंडल उस नर्स की तरफ बढ़ाया। नोटों का बंडल अपने हाथ में लेकर उस नर्स के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। उसे औरत ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। वो औरत कोई और नहीं अलीशा थी। अलीशा नर्स को देखते हुए बोली, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, अब जल्द से जल्द मेरा काम हो जाना चाहिए। वो दोनों बच्चे मुझे चाहिए और उस मन्नत को इतना तड़पा कर मारना कि मन्नत के बाद भी उसकी आत्मा तड़पती रहे। बोलते हुए अलीशा के चेहरे पर मन्नत के लिए बेहिसाब नफरत झलक रही थी। वो नर्स पैसों की तरफ देखते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आलिशा ने इशारा किया तो वो नर्स तुरंत वहां से चली गई। 3 दिन बाद निर्भय और तारा हनीमून से आ चुके थे। कल ही वो दोनों इंडिया आए थे और आज तारा मन्नत से मिलने हॉस्पिटल आई हुई थी और उसके साथ निर्भय भी था। तारा और आरजू दोनों ही मन्नत के पास थी। तारा के हाथों में अर्जुन और मन्नत की बेबी गर्ल थी। तारा तो बच्चों को उठाने से ही डर रही थी, लेकिन आरजू ने उसका डर दूर किया और उसके हाथों में बच्चों को अच्छे से पकड़ा दिया। तारा मुस्कुराते हुए बेबी गर्ल को देख रही थी। उसके दिल में भी जोरों से धक धक होने लगी थी, ये सोचकर कि एक दिन उसके और निर्भय के भी यूं ही बच्चे होंगे। तभी उसकी नज़र आरजू पर गई, जो मन्नत को सूप पिला रही थी। वह आरजू को देखते हुए बोली, आप मुझे बेबू कब बना रही हो एंजल? उसका सवाल सुनकर आरजू का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उससे तारा को कोई जवाब दिया ही नहीं गया। तारा एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी जल्दी मुझे बेबीज करके दे दीजिए और मैं बनूंगी उनकी बेस्ट बुआ, मतलब बेबू। बोलते हुए तारा की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। इस बार आरजू उसके पास आई और उसकी नाक पकड़कर खींचते हुए बोली, ये बात तुम मुझसे मत पूछो,
अपने भाई से पूछो जिन्होंने 2-3 साल का संन्यास लेने का फैसला किया है। संन्यास का सुनते ही तारा के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। आरजू ने उसे उसके और तक्षक के बीच हुई बात बताई तो तारा चिढ़ते हुए बोली, सभी बॉयज को ऐसा क्यों लगता है कि हम छोटे बच्चे हैं और बेबीज को संभाल नहीं पाएंगे। देखिए ना मैंने इसको कितनी अच्छी तरह से संभाला हुआ है। अभी वो बोल ही रही थी कि उसके हाथों में पकड़ी हुई बेबी गर्ल रोने लगी। तारा हैरानी और परेशानी से उसे देखने लगी। वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी लेकिन बेबी गर्ल उससे चुप हो ही नहीं रही थी। आरजू मुस्कुराई और उसके हाथों से बेबी गर्ल को लिया और उसे हल्का हल्का घुमाने लगी, जिससे बेबी गर्ल एक बार फिर से आराम से सो चुकी थी। तारा ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, इसका मतलब तो यही है कि मैं सच में अभी बच्ची हूँ, पर आप तो मुझे ऐसे 2-4 क्यूट क्यूट बेबीज दे सकती हैं ना, प्लीज दे दीजिए। बोलते हुए उसने रिक्वेस्ट भरी नजरों से आरजू को देखा तो आरजू हंस दी। उसने मन्नत की तरफ देखा और फिर मन्नत के पास आकर बेबी गर्ल को सुला दिया। मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी आरजू, मुझसे भी अच्छी। बोलते हुए मन्नत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। आरजू का चेहरा भी पूरी तरह से खिल चुका था। अब एक बार फिर से वो अपने मिस्टर ड्रीम को बेबीज की डिमांड करने का सोचने लगी थी। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ तारा का फोन बजने लगा। तारा ने फोन की तरफ देखा तो निर्भय का फोन था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से निर्भय की आवाज आई, जल्दी आओ बबलगम, बाहर गाड़ी में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। निर्भय की बात सुनकर तारा अपनी जगह से उठी और फिर मन्नत और आरजू की तरफ देखते हुए बोली, मुझे जाना होगा, लेकिन जल्द ही इनकी बेबू इनसे मिलने आएगी। बोलते हुए वो दोनों बच्चों के पास आ गई थी और उनके गाल पर हाथ रखते हुए उनके गाल को प्यार से सहलाने लगी थी। आरजू तारा की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आती हूँ। तारा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और मन्नत की तरफ एक नज़र देखकर आरजू तारा के साथ बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ तारा और आरजू के बाहर जाते ही एक नर्स वार्ड रूम के अंदर आई और मन्नत को देखने लगी। मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तारा और आरजू काफ़ी वक्त से वहां पर थी तो वो उन दोनों के साथ बातें कर रही थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद वो कुछ देर आराम करने का सोच रही थी। नर्स के आने पर उसने भी अपनी आंखें खोलकर नर्स की तरफ देखा। नर्स के हाथ में एक इंजेक्शन था। मन्नत मुस्कुराते हुए नर्स की तरफ देखकर बोली, हमें डिस्चार्ज कब तक मिल जाएगा। नर्स भी गहरी नज़रों से मन्नत की तरफ देखते हुए बोली, बहुत जल्दी। बोलकर वो मन्नत के बिल्कुल पास आ गई और उसे इंजेक्शन लगाने लगी। मन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अब तो सारे इंजेक्शन्स पूरे हो गए हैं ना, तो फिर ये इंजेक्शन। वो नर्स हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस वीकनेस के लिए है। बोलकर उसने मन्नत की कलाई को पकड़ा और इंजेक्शन लगा दिया। मन्नत ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस मुस्कुराकर अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कर ली। पालने में ही दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे। नर्स ने अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन की तरफ देखा और अपने कान में लगे हुए ब्लूटूथ पर अपना हाथ लगाया। अलीशा उसकी सारी बात सुन रही थी। वो फ़ोन पर बेहद खतरनाक आवाज़ में बोली, इंजेक्शन लग गया ना, अब जल्दी से बच्चों को उठाओ और बाहर लेकर आओ, मैं बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रही हूँ। नर्स धीमे से बोली, ठीक है। बोलकर वो बच्चों की तरफ बढ़ गई। मन्नत ने अपनी आंखें नहीं खोली, शायद इंजेक्शन की वजह से वो गहरी नींद में जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आलिशा गाड़ी में बैठी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, पिछले 3-4 दिनों से मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीनने की, ताकि उन बच्चों के बदले में मैं अर्जुन को हासिल कर सकूं। लेकिन पिछले 3 दिनों से मेरी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है, पर आज नहीं। आज तो मैं तुम्हें भी खत्म करके रहूंगी और तुम्हारे बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी और उसके बाद अर्जुन सिर्फ मेरा होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद एवल एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ
आरजू तारा को बाहर छोड़कर अंदर की तरफ जाने लगी तो उसकी नज़र तक्षक पर गई, जो हॉस्पिटल में अंदर की तरफ ही जा रहा था। तक्षक उसके पास आया और बोला, स्नोफ्लेक घर चलें, अर्जुन अभी कुछ ही देर में आता होगा। आरजू मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। तक्षक हैरानी से बोला, अब तुम्हें क्या हुआ स्नोफ्लेक, अब नाराज क्यों हो रही हो? आरजू मुंह बनाते हुए बोली, नाराज नहीं होंगी तो और क्या करूंगी मिस्टर ड्रीम, सबके पास बेबीज है लेकिन मेरे पास बेबीज नहीं है। आपको पता भी है मुझे कितना बुरा लगता है, मुझे भी बच्चे चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे बेबीज ला कर दो। तक्षक उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, स्नोफ्लेक बेबीज कोई शॉप से नहीं मिलते, ठीक है? तुम्हें बच्चे चाहिए तो हम दोनों ट्राई करेंगे ना, और जल्दी से बच्चे हो जाएंगे। पर प्लीज़ ऐसे नाराज़ मत हो, जब तुम नाराज़ होती हो तो फिर मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। बोलते हुए तक्षक आरजू के बिल्कुल करीब हो गया था और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उस पर झुक चुका था। आरजू उसकी बाहों में सिहरने लगी। तक्षक उसकी गर्दन पर झुककर बोला, तुम्हारा ये नाराज़गी से भरा हुआ चेहरा देखकर मेरा मन करता है कि इस पर जी भर कर अपना प्यार बरसाऊं और तुम्हारी नाराज़गी दूर कर दूं। बोलते हुए उसने अपने होठों को लिक किया और थोड़ा सा उसकी गर्दन पर झुका तो उसके होंठ पर अब आरजू की गर्दन को छूने लगे। आरजू ने तुरंत से अपने आसपास देखा और तक्षक के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और बोली, आप कितने बुरे हैं मिस्टर ड्रीम, जगह भी नहीं देखते। तक्षक मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता स्नोफ्लेक। चलो अब जल्दी से घर चलो, हो सकता है 2-4 बच्चे आज ही हो जाएं। बोलकर वो हंसा तो आरजू ने मुंह बनाते हुए उसे देखा। वो तक्षक के सीने पर अपना हाथ जोर से मारकर बोली, अभी नहीं, पहले अर्जुन भाई को आने दीजिए, उसके बाद हम घर चलेंगे। तक्षक कुछ सोचते हुए बोला, आज बेबी डॉल और एमपी भी आने वाले हैं तो हमें घर चलना चाहिए। आरजू भी सोच में पड़ गई। वो मन्नत को भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन जशन और रति भी काफ़ी दिनों बाद घर आ रहे थे तो उसका शेखावत मेंशन होना भी ज़रूरी था। वो कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मैं मन्नत दीदी को बाय बोलकर आती हूँ। बोलकर वो वहाँ से वार्डरूम की तरफ बढ़ गई। तक्षक भी उसके पीछे पीछे आया। आरजू ने पलटकर तक्षक की तरफ देखा। जिस तरह से तक्षक उसके पीछे पीछे आ रहा था, आरजू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आरजू ने दरवाज़ा खोला और रूम के अंदर आई। अंदर आते ही उसकी नज़र मन्नत पर गई, जो सोई हुई थी। वो मायूस होकर बोली, दीदी तो सो गई। तक्षक ने भी मन्नत की तरफ देखा और बोला, तो ठीक है ना, जब तक मन्नत उठेगी तब तक अर्जुन भी आ जाएगा, तुम बच्चों को बाय बोल दो। अर्जुन ने तुरंत से अपना सर हाँ में हिलाया और पालने की तरफ बढ़ गई, लेकिन तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई। पालने में बच्चे नहीं थे। उसने तुरंत मन्नत के बेड पर देखा, वहां पर भी बच्चे नहीं थे। उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा। वो तक्षक की तरफ घूमी और बोली, बच्चे नहीं है मिस्टर ड्रीम, झूले में बच्चे नहीं है। बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। तक्षक भी जल्दी से पालने की तरफ आया और पालने में बच्चों को ना देखकर उसकी भी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अर्जुन को फ़ोन मिलाया। आरजू बाहर की तरफ दौड़ी और नर्स से बच्चों के बारे में पूछने लगी। नर्स भी हैरान होते हुए बोली, लेकिन बच्चे तो वहीं पर थे। आरजू गुस्से से बोली, लेकिन बच्चे पालने में नहीं है, मुझे मेरे पांडा चाहिए, मुझे जल्दी से मेरे पांडा वापस दो। बोलते हुए उसकी आवाज़ में डर और बेचैनी दोनों ही थी। तक्षक बाहर की तरफ आया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरजू बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे बच्चों के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। पूरे स्टाफ को पूछ लिया था कि कहीं बच्चों को इंजेक्शन या फिर ड्रॉप्स के लिए अंदर डॉक्टर के पास या किड्स एरिया में तो नहीं लेकर जाया गया, लेकिन किसी को भी बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता था। आरजू का दिल बैठने लगा। वो मन्नत के बारे में सोच रही थी। अभी तो मन्नत सो रही थी, लेकिन अगर मन्नत उठ जाती और उसे बच्चे दिखाई नहीं देते तो उसका क्या हाल होता, ये सोचकर उसकी रूह कांप रही थी। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में बच्चे अलीशा के पास थे। वो उन बच्चों की तरफ देखते हुए बेहद गुस्से से बोली,
तुम दोनों की वजह से अर्जुन उस मन्नत को वापस अपने घर में लेकर आया। अगर तुम दोनों नहीं होते तो वो मन्नत को कभी वहां पर वापस नहीं लेकर आता, और तुम्हारी वजह से कभी वो दोनों करीब नहीं आते। तुम दोनों की वजह से मेरा अर्जुन मुझसे दूर हो गया था, लेकिन अब तुम दोनों की वजह से ही मेरा अर्जुन मेरे पास वापस आएगा। उसे मेरे पास आना ही होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन थे। उसने उन दोनों बच्चों को अपने साथ गाड़ी की सीट पर रखी हुई एक बकेट में डाला और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। उसने अर्जुन का नंबर डायल किया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और गाड़ी की स्पीड जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज थी। उसका पूरा चेहरा परेशानी से भरा हुआ था और आंखें बेहद लाल थी। तक्षक ने उसे फ़ोन कर सब कुछ बताया था और उसके बाद ही वो जल्द से जल्द अपनी मन्नत के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। फुर्ती से वो गाड़ी से बाहर निकला और तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ आया, लेकिन अभी वो वार्ड रूम से थोड़ी ही दूर था कि उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उसके हाथ में ही था। फ़ोन पर आलिशा का नंबर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो समझ चुका था कि ये सब कुछ आलिशा का किया धरा है।